नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के टेस्ट सीरीज का आज हम माइनर टेस्ट 5 देखेंगे। ये लेवल 2 वालों के लिए है, लेवल 2 एसएसटी का है ये। इससे पहले मैं माइनर टेस्ट 4 तक डाल चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। ये 300 नंबर का पेपर है, 150 प्रश्न होंगे इसमें, और आपका जो रिट मेंस का पेपर होगा जनवरी में, उसी पर आधारित है ये, है ना। वैसा ही पैटर्न है, तो इसका पैटर्न वही रहने वाला है। तो आप इसको देखिए, जरूर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगी, और जिनकी व्याख्या बतानी होगी मैं उनकी व्याख्या भी बताऊंगी, ताकि आपका जो है एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन और बन जाए, है ना। चलिए, निम्न में से दर्द दिसावर व गीता पहली घुघरी नामक गीतों के लेखक हैं। तो इनके लेखक कौन है? ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भागीरथ सिंह इसके रचयिता है। नेक्स्ट, निम्न में से नानूराम संस्कर्ता के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए, है ना। हमें नानूराम संस्कर्ता के बारे में सही कथन पहचानने हैं। पहला, इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति चित्रण के साथ लौकिक परिवेश की झलक भी दिखाई देती है। दूसरा, 10 दोख व धर्री रेल इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 1 व 2 दोनों ही सत्य है नानूराम जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बैजनाथ पवार का कहानी संग्रह नहीं है ना। कौन सा इनका संग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सरनारो जो है इनकी कृति नहीं है। तो ये किसकी है? ये सरनाटो है ना। ये सरनाटो है ना। तो सरनाटो ये किसकी कृति है? ये भरत ओला की है, ठीक है, आप याद रखना, भरत ओला। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से शंकरदान सामोर की रचना नहीं है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रुख सतसई इनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों जो है इनकी रचना है। ये रुख सतसई जो है ये लक्ष्मण दास कविया की रचना है, ठीक है। तो मैं आपको जो गलत है उनका भी आंसर बताती जा रही हूँ, तो आप उसको भी याद रखना है, लक्ष्मण दास कविया की है ये। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थानी भाषा की पहली कहानी विश्रांत प्रवास के लेखक कौन है ना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, शिवचंद की है ये, शिवचंद भरतिया इनका पूरा नाम है, तो पूरा नाम ही याद रखना है, शिवचंद भरतिया की है। कौन सी है? विश्रांत प्रवास। ये हमारे राजस्थानी भाषा की पहली कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3 मार्च को राजस्थान सरकार के उपक्रम राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड ने राज्य में विद्युत आपूर्ति किए जाने हेतु किसके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है ना। किसके साथ जो है एमओयू का साइन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सिंगरौली कोलरियर्स कंपनी लिमिटेड, SCCL। और ये कहाँ की कंपनी है? तो ये तेलंगाना सरकार की कंपनी है, तो ये भी ध्यान रखना है, और डेट याद रखनी है, 3 मार्च को जयपुर में जो ये एमओयू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको हिंदी में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं, राइट साइड में इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये सब करंट के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन खेलों में राजस्थान कुल 64 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। दूसरा, इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक शूटिंग में जीते। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल ए जो है वो करेक्ट है ना। दूसरा वाला क्या है? गलत है। अब हम इसकी थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं, मैं इसकी व्याख्या कर देती हूँ, ठीक है। 20 से 27 मार्च तक जो है दिल्ली में हुए थे ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। और ये इसका दूसरा संस्करण था, ठीक है, आपको संस्करण भी पूछ सकते हैं, तो दूसरा संस्करण। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल जो है वो 64 पदक जीते। कितने? कुल 64 जीते, जिसमें से
22 तो क्या है, गोल्ड है ना। आपको गोल्ड मेनली याद रखना है। 22 गोल्ड, 18 सिल्वर और 24 जो है ब्रॉन्ज, है ना। 22, 18 और 24 टोटल 64 पदक जीते। और इसमें राजस्थान जो है वो चौथे स्थान पर रहा है ना। देखो ये भी याद, देखो एक ट्रिक है कि 64 और 64 में पीछे 4, यानी कि राजस्थान की 4th रैंक आ गई, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा पदक जो है राजस्थान ने पैरा एथलेटिक्स में जीते हैं, ठीक है। शूटिंग वाला गलत है, पैरा एथलेटिक्स में जीते हैं। कितने जीते हैं? कुल 46 जीते हैं, ठीक है। तो देखो 4 4 4 सब में आ रहा है, तो आप थोड़ा इस हिसाब से याद रख सकते हो। देखो याद रखने के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक बना लो, खुद बना लो, या कोई अगर आपको बता रहा है तो उससे आप याद रख सकते हो। याद रहना चाहिए हमको तो कुल मिला के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ, है ना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 3,500 करोड़ रुपए के माँ कोष का गठन किया गया। बी, इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। सी, 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ जनों को इस योजना की निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य बताना है। तो इसका 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, है ना। ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार वापस अच्छे से इनको पढ़िए तीनों को, ठीक है। क्या क्या है इस योजना में? एक तो 3,500 करोड़ का जो माँ कोष है उसका गठन किया गया है। दूसरा ये कि प्रति परिवार जो है 25 लाख रुपए का जो है कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। और 70 वर्ष से जो ज्यादा आयु के जो वृद्धजन हैं, वरिष्ठ जन, उनको जो है निःशुल्क श्रेणी में रखा गया है। उनको कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 19 से 21 मार्च तक स्टार्टअप, इनोवेशन और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास के लिए थार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आप ये सोच रहे होंगे कि पेपर तो अभी हुआ है, मार्च का करंट पूछ रहे हैं। तो ये क्या है, मंथली अलग अलग हर जो माइनर टेस्ट होता है उसमें अलग अलग करंट अफेयर पूछते हैं। अगला जो माइनर टेस्ट होगा उसमें कोई और करंट अफेयर पूछेंगे, तो इसमें मार्च का था, है ना। तो इसका 9th का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। IIT जोधपुर में जो है इसका जो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन ऑफ जिंक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये एक अभियान है, वुमेन ऑफ जिंक अभियान। तो ये किसने शुरू किया? तो ये सेकंड ऑप्शन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसको शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11। देशी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? कौन सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाली में, है ना। देशी पशु जो होते हैं उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए ये जो इंडिजिनस फार्म है ये पाली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं आप लोगों के। एक 25 वर्षीय लड़का जिसका IQ 64 है, उसकी मानसिक आयु होगी, है ना। मानसिक आयु पूछ रहे, IQ बता रखा है और उसकी रियल एज बता रखी है हमको। तो चलो मैं इसको आपको निकालना भी बता देती हूँ जिन लोगों को निकालना नहीं आता है। तो IQ है ना, बुद्धि लब्धि जो है हमारी, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन जो वास्तविक आयु है हमारी, है ना। ये IQ, ठीक है। तो IQ हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? 64 दे ही रखा है। और मेंटल एज अपॉन जो हमारी करंट एज है, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ, एक मिनट। हाँ, ये देखो, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन करंट एज, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, ये भी काम का ही है। काफी एग्जाम्स में तो ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं सिर्फ। तो देखो हमको IQ दे रखा है 64 और जो हमारी मानसिक आयु है वो हमें निकालनी है। तो हम ऐसे MA लिख देंगे और अपॉन वास्तविक कितनी है, वो 25 साल का है, और इंटू 100, ठीक है।
या 100 भी आएगा, मैं लिखना भूल गई। ठीक है, तो ये है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको मेंटल निकालनी थी, मेंटल एज। तो हम IQ इंटू जो हमारी करंट थी 25/100 हो जाएगा, और IQ कितना है हमारा 64। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 आएगा। ठीक है, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है, 16 वर्ष है। इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। एक बार फिर मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो IQ अगर हमको दे रखा है तो हम, मेंटल एज नहीं दे रखा है तो मेंटल एज को हम इधर ले आएंगे, है ना। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 वर्ष जो है इसका करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो IQ जो है ये किसने दिया था, ये तो ये 1912 में स्टर्न ने दिया था। किसने, ये भी याद रखना है, 1912 में स्टर्न ने दिया था। ठीक है, चलिए, और वो फॉर्मूला जो है मैंने अभी आपको बताया वो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। सृजनशील बालक की विशेषता नहीं पूछी है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। ये गलत है। चलो, मैं आपको सृजनशील बालक की विशेषता बता देती हूँ। वो बालक कैसा होगा, सृजनशील, यानी कि वो क्रिएटिव होगा वो बच्चा, है ना। तो उसकी विशेषता क्या हो जाएगी, खोजी होगा, वो अन्वेषी होगा, जिज्ञासु होगा, हर चीज के लिए जिज्ञासा रहेगी उसके मन में, ये कैसे किया आपने, वो कैसे किया, ये कैसे हुआ, है ना। साहसी होगा, आत्मविश्वासी होगा और आत्मनिर्भर होगा। ठीक है, रहस्य की ओर आकर्षित, है ना, कोई मतलब रहस्य है, कोई सस्पेंस है तो उसकी ओर वो आकर्षित रहेगा। फिर कोई परेशानी इनके साथ सदा जुड़ी रहती है ना, ये मतलब कोई ना कोई परेशानी का हल निकालते रहते हैं। मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं ये। समायोजन का गुण इनमें विद्यमान रहता है, समायोजन का गुण विद्यमान रहता है, यानी एडजस्टमेंट, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं ये। तो ये सारी जो है इनकी विशेषताएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमापन के लिए बुद्धिलब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो अभी मैंने बताया था, ये बुद्धिलब्धि वर्ड जो है स्टर्न ने दिया। कब दिया, ये 1912 में दिया, और ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का भारतीय अनुशीलन तैयार किया। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, SK कुलश्रेष्ठ ने जो है इसका भारतीय अनुशीलन तैयार किया है, इंडियन जो वर्जन है वो तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सांवेगिक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव से सीखने, विभिन्न तरह की तर्कणा में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। यह परिभाषा किसने दी है। तो साइकोलॉजी में आप लोगों की परिभाषाएं भी पूछते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, निसेर एवं सहयोगियों ने जो है ये दी थी परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा पद गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लाभ। गिलफोर्ड ने जो है त्रिस्तरीय मॉडल दिया था। चलिए नेक्स्ट, बुद्धि से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा असंगत युग्म है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि का पास मॉडल जो है वो गार्डनर ने नहीं दिया था। तो अब इसका सही भी तो देखना पड़ेगा कि भाई ये पास मॉडल जो है ये दिया किसने था। तो ये 1994 में जेपी दास, कौन, जेपी दास, जैक नालगिरी और किर्बी ने जो है ये पास मॉडल दिया था। ठीक है, तो 3 लोगों ने ये मॉडल दिया था। वापस बता देती हूँ, जेपी दास, जैक नालगिरी तथा किर्बी ने जो है ये मॉडल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धिलब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी की संज्ञा दी गई है।
नीचे इन श्रेणियों के 4 अनुक्रम दिए हैं, इनमें से सही अनुक्रम समूह का चयन करना है हमको, मतलब करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जड़ बुद्धि आएगा, फिर मंद बुद्धि, फिर श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि और फिर प्रतिभाशाली, है ना। सबसे ज्यादा जो बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बालकों की होती है, ठीक है। उनकी जो है 140 से ज्यादा की होती है प्रतिभाशाली बच्चों की, और सबसे कम जो है इनमें जो दे रखी है सबसे कम वो जड़ बुद्धि बालकों की है, जो कि कितनी होती है 0 से 24 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में जी कारकों की विशेषता नहीं है, नहीं पूछी है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सीखे जाते हैं और इसलिए पर्यावरण में इन्हें अधिग्रहित किया जाता है, ये गलत बात है ना। बुद्धि की संरचना के क्या है, 2 कारक होते हैं, एक तो जी कारक, जी यानी कि जनरल यानी कि सामान्य कारक, और एक होता है विशिष्ट कारक, एस कारक, है ना, स्पेशल फैक्टर होता है। तो ये 2 कारक होते हैं। जी कारक जो होते हैं ये क्या होते हैं, सामान्य होते हैं और ये जन्मजात होते हैं, ठीक है। इनको सीखने की जरूरत नहीं होती, ये हमारे अंदर ऑलरेडी होते हैं। और ये एस जो कारक होते हैं ये अर्जित होते हैं, और ये हमें मतलब बाद में हम इनको अर्जित करते हैं, ठीक है, विशिष्ट कारक। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि क्या प्रस्तावित किया। तो इसका फोर्थ ऑप्शन, बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है ना, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आर्मी बीटा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है, उपयुक्त परिभाषा किसने दी है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है स्टर्न जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि में परिमार्जन व परिवर्तन असंभव है ना। तो ये जो है सही नहीं है। क्या है कि बुद्धि में परिमार्जन व परिवर्तन क्या है, संभव है, ठीक है। क्या आएगा, ठीक है। फिर बुद्धि जो है लिंग भेद नहीं करती है, ठीक है। ये नहीं कि भाई ये तो लड़का है तो इसमें ज्यादा होंगी, लड़की है तो इसमें कम होंगी, नहीं, ऐसा नहीं। लिंग भेद नहीं करती है बुद्धि, ठीक है, दोनों में बराबर रहती है। बुद्धि में परिमार्जन और परिवर्तन संभव है। बुद्धि केवल ज्ञान और स्मृति नहीं है, और यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित बौद्धिक विशेषताओं की संक्रिया बीमा का भाग नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 और 2 को सुमेलित कर सत्यकूट का चयन करना है, दोनों का हमें मिलान करना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं, समूह कारक सिद्धांत ये किसने दिया, लुई थर्स्टन ने दिया। फिर सैम्पलिंग सिद्धांत तो ये थॉमसन ने दिया। इसके बाद बहुबुद्धि सिद्धांत तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, और बहुकारक जो है ये अपने थार्नडाइक ने दिया, ठीक है। तो चलिए ये देख लिया हमने, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालकों पर करते हैं, ठीक है। तो आयु पूछी है कि किन पर इन्होंने परीक्षण किया भाटिया ने। तो इसका सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 11 से 16 वर्ष के जो बालक हैं उन पर प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संवेगात्मक बुद्धि का योग्यता मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसमें योग्यता मॉडल पूछा है, एबिलिटी जो मॉडल है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेलोवी और मेयर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से वह बालक जिसका निष्पादन मानक के ऊपर अथवा नीचे इस प्रकार विचलित होता है कि उसके अध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़े।
तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विशिष्ट बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जब विद्यालय की कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है वह एवं जिसकी अभिरुचि एवं अभिवृत्ति विस्तृत है वह है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक जो है ना, वो बालक जो है कई सारे प्रश्न पूछता है। तो अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी क्या होती है, इसकी सामान्य विशेषताएं कि पहला तो ये मैं आपको बता चुकी कि इसकी जो बुद्धि लब्धि होगी ना वो 140 से ऊपर होगी, ठीक है। दूसरा, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता का भाव पाया जाता है, मतलब ठीक है, ये मतलब नेतृत्व करने की इनकी क्षमता रहती है। घरेलू और सामाजिक जीवन में श्रेष्ठ निष्पादन करते हैं। समायोजित एवं सामूहिक रूप से स्थिर होते हैं, मतलब ये कहीं भी समायोजन कर सकते हैं। विषय का गहन ज्ञान एवं सीखने की ललक होती है ना, कोई भी विषय है उसका उसको गहन अध्ययन करना उसको मतलब पसंद होता है। फिर आता है कि प्रतिभाशाली बालक जो है जन्म के समय सामान्य बालकों के करीब 1.5 इंच लंबे व करीब 1 पौंड भारी होते हैं, मतलब इनका जो वजन है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और सामान्य बालकों से ये थोड़े लंबे भी होते हैं। और ये जो प्रतिभाशाली बालक है वो कोई एक वस्तु है उस पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये सारी इनकी विशेषताएं आ गई है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार जो है ये गलत है। बाल अपराधी देखो बहुत सारे कारण होते हैं जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं। पहला तो ये कि आनुवंशिकता जो है वही कारण होता है, फिर कोई शारीरिक दोष या जो उसमें विभिन्नताएं होती है, ठीक है। माता पिता द्वारा तिरस्कार करना, है ना, उस बच्चे का तिरस्कार किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है, उसकी बातें नहीं सुनी जाती है, तो वो बच्चा जो है उसके वो बाल अपराधी बन जाता है। अत्यधिक कठोर अनुशासन, है ना, कुछ ज्यादा ही उस पर मतलब कठोर नियम डाले जाते हैं घर वालों द्वारा। माता पिता के आपसी संबंध व सीमित सामाजिक सहभागिता, माता पिता अगर घर में झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ालू हैं मतलब, है ना, तो बच्चा भी फिर वही देखता है, वो बाल अपराधी बन जाता है, ठीक है। परिवार की आर्थिक स्थिति, है ना, इसके बाद स्कूल का परिवेश, स्कूल कैसा है, स्कूल का भी बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये अवांछित संगति, मतलब अच्छा अगर आपका फ्रेंड सर्कल, आपका ग्रुप अच्छा नहीं है तो उससे भी जो है आप बाल अपराधी बालक बन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से बाल अपराध के उपचार हेतु निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, पुनर्वास विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सी गुण की उपस्थिति की संभावना तुलनात्मक रूप से कम है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अभिसारी चिंतन। सृजनात्मक जो बालक होता है उसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सृजनात्मक बालकों में अपसारी चिंतन जो पहले नंबर वाला है वो पाया जाता है, दूसरे नंबर वाला कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी, है ना, जो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। ये मतलब उन, है ना, यही जो है ये कार्य करेगी आप लोगों के लिए। जैसे मतलब अब जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना होगा हमको। पिछड़ेपन के कारण और निदान और उपचार करना होगा, ठीक है भाई, वो बालक पिछड़ा है तो वो क्यों है, वो उसका हमको कारण जानना होगा कि वो पढ़ नहीं रहा है या उसको कुछ सच में ही समझ में नहीं आ रहा है, और जो टीचर जो मतलब टीचिंग मेथड जो यूज कर रहा है, शिक्षण विधियां जो यूज कर रहा है वो उसको उससे समझ नहीं आ रहा है ना। और शिक्षकों को संतुलित दृष्टिकोण होना, ऐसे नहीं कि शिक्षक है ना बच्चों के बीच भेदभाव करने लग जाए कि हाँ भाई इसी को मैं इम्पोर्टेंस दूंगा तो फिर बाकी बच्चा क्या होगा, वो पिछड़ा बालक हो जाएगा। और कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, है ना, जैसे कि आप कह रहे हो कि भाई एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसको कह रहे हो कि सेब सेब लाल कलर का दिखता है, आपने ये सब कुछ उसको बता दिया, ठीक है, लेकिन अब उस बालक को क्या मतलब
जब तक आप और एक अगर आप उसको दिखा दो लाके कि हाँ भाई ये सेब है, तो अब वो उस बालक उसको कहीं भी देखेगा मार्केट में, घर में, है ना, कहीं भी, तो देखते ही पहचान जाएगा कि भाई हाँ ये सेब है ना। तो मूर्त रूप से दिखाओगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन सारे डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि साइकोलॉजी थोड़ी मुश्किल रहती है, सभी सभी लोगों के लिए मुश्किल रहती है। तो अगर मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा दूंगी, किसी की विशेषता बता दूंगी, तो आपको भी थोड़ा समझ आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वरना हम क्या करते हैं कि उस साइकोलॉजी वाले आ गए है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं कि भाई चलो छोड़ो, देख लेंगे बाद में, है ना। और वो बाद में कभी आता ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में जनजातीय विकास हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम जो है सरकार द्वारा संचालित है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शहरिया समग्र विकास कार्यक्रम, ये राज्य सरकार द्वारा संचालित है। चलिए बाकी सारे जो है ये केंद्र सरकार है, माडा, एकलव्य योजना, रुख भायल कार्यक्रम, ये सारे केंद्र सरकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 12 जिले में शहरिया विकास कार्यक्रम संचालित है। देखो एक दो है ना, एक तो है शहरिया, एक हमने देखा शहरिया समग्र विकास कार्यक्रम, और एक सिर्फ है शहरिया विकास कार्यक्रम। समग्र वाला जो है ये तो राज्य सरकार चलाती है, और जो ये शहरिया सिर्फ विकास है वो कौन चलाता है? केंद्र। दोनों अलग अलग है, आप एक ही मत समझ लेना, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं ये कहाँ संचालित है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, किशनगंज और शाहबाज जो पंचायत समिति है वहां पे, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा शहरिया रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3.5% जो है नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात हो रही है यहाँ पे ना। तो एसटी जनजाति के बारे में हम थोड़े आंकड़े भी याद कर लेते हैं। पहला तो ये कि इनकी जो आबादी है वो कितनी है हमारे राजस्थान में, तो 92.38 लाख है ना, इतनी है। तो आप तो पूरा याद नहीं रखो तो 92 लाख भी याद रख सकते हो कि एसटी कितने हैं, 92 लाख। इसके बाद ये हमारे जो राज्य की कुल जनसंख्या है उसमें कितना प्रतिशत है ये, तो कितना है ये 13.5%। कितना? 13.5% है, ये भी याद रखना है। जिसमें से शहरी कितनी है और ग्रामीण कितनी है, तो शहरी अभी हमने देखा 3.5 है और ग्रामीण है 16.9, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो है अनुसूचित के बारे में याद रखने हैं, अनुसूचित जनजाति के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित वर्ष में से असुमेलित युग्म है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछा है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। असुमेलित युग्म पूछा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शहरिया विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत जो है 1978 में हुई थी, है ना, 1978 में। बाकी सारे सही सुमेलित हैं, तो आपको याद नहीं है तो उनको याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। आदिवासी समुदाय में केलड़ी, कठौती, चाटू आदि है, ये सब क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दैनिक उपयोग में लेने वाले जो बर्तन हैं वो है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान में विभिन्न जनजातियों के निवास क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डामोर जनजाति जो है मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में निवास करती है, ये गलत है। कहाँ निवास करती है डामोर? मुख्यतः ये तो डूंगरपुर में निवास करती है, डामोर डूंगरपुर, है ना। याद नहीं रहता है तो ड देखो, डामोर और डूंगरपुर। और अगर डूंगरपुर में भी पूछ लेता है कि और भाई आप तो पूरा अंदर जो तहसील वहसील बताओ, तो सीमलवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर में भी सीमलवाड़ा, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। भील समुदाय के संदर्भ में निम्न में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पाल 8-10 मकानों का समूह, ये असुमेलित है ना। पाल किसको बोलते हैं? भीलों में एक बड़ा गांव जो है उसको जो है पाल बोला जाता है, ना कि 8-10 मकानों का समूह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंजर जनजाति की आराध्य देवी है,
तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, ये तो सबको ही आता होगा, चौथ माता। कंजर जनजाति के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि कंजर जनजाति की जो आराध्य देवी है वो चौथ माता है और इनकी पंचायत का मुखिया जो है वो पटेल कहलाता है। ठीक है, और ये हाकम राजा का प्याला जो है पीकर झूठ नहीं बोलते हैं और नृत्य चक्री जो है लड़कियों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। ए, सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात डूंगरपुर में दर्ज किया गया। बी, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत बांसवाड़ा में दर्ज किया गया। सी, न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या बीकानेर में दर्ज की गई। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन ए, बी और सी, तीनों ही क्या है, सत्य है। तो ये सभी कथन क्या है, सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46। जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से कौन सा जिला राज्य की कुल जनसंख्या में 1% से अधिक जनजातीय जनसंख्या अंश रखता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन झुंझुनू जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में जनजातीय उप योजना में पूर्ण रूप से सम्मिलित उपयुक्त जिला युग्म है। ये योजना है, इसमें से कौन सा सम्मिलित है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जो है ये पूर्ण रूप से सम्मिलित है। इसमें जो है इसमें 8 जिले सम्मिलित हैं, जिसमें से ये 3 तो है ही मुख्य और बाकी जो जिले हैं उनका आंशिक क्षेत्र है, जैसे उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़ और पाली का आंशिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। राजस्थान में परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कौन सा परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है? परिवर्तित, इसको जो है माडा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 18 जिलों के 44 लघु खंडों में ये कार्यक्रम संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का संख्या के आधार पर निम्न में से व्यवस्थित अवरोही क्रम है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा जो है मीणा है, फिर भील है, फिर गरासिया और फिर सहरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रथा रीति रिवाज संबंधित जनजाति में से असुमेलित युग्म है। तो असुमेलित, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यह भीलों में एक विवाह की रस्म है। ठीक है, तो हाथी वेंडो जो है ये भीलों की एक रस्म है विवाह की, जिसमें क्या है पवित्र वृक्ष जो होता है बांस, पीपल या सागवान, है ना, जो भी है उसके समक्ष फेरे लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः उदयपुर के कोटड़ा व झाड़ोल में निवास करती है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पथौड़ी जनजाति। ये उदयपुर की कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा जो पंचायत समिति है वह रहती है और ये खैर से जो है कत्था बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 15 वर्ष व अधिक आयु के जो व्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? कार्य सहभागिता दर, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 43.6। इसमें भी अगर आपको अलग अलग पूछते हैं पुरुष कार्य सहभागिता और महिला कार्य सहभागिता, तो वो भी हमें याद रखनी है। पुरुषों की कितनी है, 51.5% और महिला की कितनी है, 35.1%। ठीक है, 35 लिखा है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, राजस्थान की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 10.4% है। बी, राज्य विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% अंश रखता है। तो इसमें से सत्य बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल बी सत्य, है ना। तो हम जो है देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, ये पहला वाला गलत है ना, तो कितना रखते हैं,
6% रखते हैं हम देश की जनसंख्या का, ठीक है। और विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% जो है हम रखते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से हम भारत में 8वें स्थान पर है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले जिले क्रमशः है ना। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 16 से 20 में जन्म लेने वाले जीवन प्रत्याशा थी, है ना। 2016 से 20 के टाइम जो है जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन 69.4 जो है हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से सत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें दोस्तों ये 3 और 4 दोनों ही सत्य नहीं है। क्या है? सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाली जिले में दर्ज की गई, जो कि गलत है। और न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता जालोर जिले में दर्ज की गई, ये भी गलत है, क्योंकि महिला साक्षरता तो है लेकिन पुरुष साक्षरता नहीं है। तो इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो आप दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नजदीक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टोंक और सिरोही। राजस्थान का घनत्व कितना है अपने? तो पहले तो अपने को ये याद रखना है कि 200, ठीक है। इसके बाद इसके सबसे नजदीक जो कौन सा जिला है जिसका घनत्व है? तो अपने टोंक और सिरोही का है। टोंक का कितना है? 198 और सिरोही का 202, है ना। क्योंकि देखो दोस्तों, आपसे ये तो पूछेंगे नहीं अब कि राजस्थान का घनत्व बताओ, तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया और सबको आता है ना। तो अब उस एग्जामिनर जो है नए क्वेश्चन लाएगा, तो वो इसी टाइप के लाएगा कि भाई कौन से जिले का घनत्व जो है नजदीक है। तो ये याद रखना है, टोंक और सिरोही का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई। बी, शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई। सी, दशकीय वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई। तो इसका सही आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, केवल सी जो है वो सत्य है ना। तो दशकीय वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है। अभी हमारी दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.3% है, ठीक है। और 2001 में जो थी वो कितनी थी? तो 28.4% थी। देखो 28 से हम सीधा 21 पे आ गए हैं दोस्तों, है ना। तो कितनी ज्यादा कमी हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61। SRS बुलेटिन सितंबर 2025 के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 जीवित जन पर शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई है। शिशु मृत्यु दर पूछी है, तो इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 29। और मातृ मृत्यु अगर दर पूछते हैं आपको, है ना, 1 लाख प्रति जीवित जन पर, तो 86 बतानी है ना। शिशु मृत्यु दर जो है वो 29 है और माता की जो है वो 86 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62। 1981 के पश्चात राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में क्या दर्ज किया गया है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है निरंतर कमी आ रही है ना। 1981 के बाद हमारे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है, अभी हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान जनगणना 2011 में राज्य के कितने जिलों में 27% से अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? 27% से अधिक पूछा है। थोड़े टाइम तक पहले क्वेश्चन आ रहा था कि भाई 30% से ज्यादा, तो ये तो हम सबको पता था कि 30% से ज्यादा कितने हैं, 2 ही जिले हैं हमारे यहाँ पे, बाड़मेर और जैसलमेर। अभी आपको 27% वाला दे दिया है ना, नया क्वेश्चन। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 3 जिले हो जाएंगे। अब कौन कौन से हैं वो 3 जिले देख लेते हैं हम। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? बाड़मेर है, ठीक है, जिसकी जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? 32.5%, ठीक है, 32 रख लो आप याद। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर है, जिसकी है 31.8% है, ठीक है। ये सही से आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। पहले पे बाड़मेर आ जाएगा, दूसरे पे जैसलमेर आ जाएगा,
और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका जोधपुर। तीनों ही पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। वहाँ जनसंख्या जो है बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। बाड़मेर की है 32.5, जैसलमेर की है 31.8। अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से सुन लेना, है ना। और जोधपुर की है 27.7। तो ये 3 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य के कौन से जिलों में ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक दर्ज किया गया? तो ये सेकंड ऑप्शन पाली हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 1000 से ज्यादा दर्ज किया गया है। कितना है? तो 1003। ठीक है, कथन भी आ सकता है कि भाई पाली का लिंगानुपात 1003 है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा ना, सबसे ज्यादा जिसका है 1003। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व और अधिकतम जनसंख्या घनत्व हम दोनों देख लेते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, ये इधर अधिकतम आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम, और इधर आ जाएगा आपका न्यूनतम। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व जो है जयपुर का है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका भरतपुर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका दौसा, एक मिनट, हाँ, तीसरे नंबर पे ये दौसा आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जयपुर का कितना है? 595 है, भरतपुर का 503 है, और दौसा का है 476। इसके बाद हम न्यूनतम देख लेते हैं, सबसे कम। तो सबसे कम आपको पता है जैसलमेर का है पहले नंबर पे। कितना है? 17। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर बीकानेर का है। कितना है? 78। और तीसरे नंबर पे है बाड़मेर, इसका कितना है? 92। तो 100 से कम जो है ये 3 का ही है सिर्फ, है ना। जैसलमेर, जे बी बी, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, और सर्वाधिक जो है जयपुर, भरतपुर, दौसा, और दौसा के नीचे आप अलवर याद रखना चाहे तो अलवर भी रख सकते हैं, उसका 438 है। ठीक है, ये मैं अलवर लिख देती हूँ यहाँ पे, अलवर 438। यानी कि चारों ही जो है वो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वैसे लेने लायक तो है नहीं, इतनी गंदा लिखा है मैंने, पर चलो कोई बात नहीं, आपको बस याद रखना है इस चीज को। ठीक है, आपको समझने से मतलब है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत रखता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, दूसरा न्यूनतम पूछा है जनसंख्या वृद्धि दर वाला, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, झुंझुनू। देखो कैसा, मतलब पेपर सेटर कैसी चालाकी कर रहा है, पहला नहीं पूछा है हमको, हमको दूसरा न्यूनतम पूछा है ना। पहला पूछा होता तो सबको पता ही भाई गंगानगर था, है ना, लेकिन दूसरा पूछा है तो वो झुंझुनू, तो इसलिए हमको कम से कम 2 तो याद रखने ही चाहिए। पहला अगर पूछता है तो आपको गंगानगर बताना है, जिसका कितना है 10% है ग्रोथ रेट, है ना, सबसे कम। और उसके बाद दूसरा अगर पूछता है तो झुंझुनू आपको याद रखना है, जिसका 11.7 है। और तीसरा आपको याद रखना है पाली, ठीक है, जिसका 11.9 है। ये 3 तो आपको कम से कम याद रखने ही है, सीक्वेंस भी दे देते काफी बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कितने जिले 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं? तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, 3 जिले हैं जहाँ पे 35 लाख से अधिक जनसंख्या है। कौन कौन से जिले हैं वो? पहले नंबर पे आता है जयपुर है, ठीक है, दूसरे पे जोधपुर है, ये 2 तो हमको पता ही रहता है सब लोगों को, और तीसरे नंबर पे है अलवर, है ना, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे अभी, और दिल्ली के पास है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। जयपुर की अगर जनसंख्या आपको पूछे तो 66 लाख बतानी है आपको, जोधपुर की पूछे तो 36.87 लाख है, ठीक है, 36.8।
और अलवर की पूछे तो इसकी भी 36 ही है, 0.74 है ना, जोधपुर से थोड़ा सा कम है। अब आगे आने वाले टाइम में ये जोधपुर से भी ज्यादा जनसंख्या कर जाएगा अलवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले में दर्ज किया गया? नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात पूछा है आपको, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा जैसलमेर। अब हम एक बार लिंगानुपात देख लेते हैं। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है भाई? 928। अभी हमको क्या पूछा? नगरीय या शहरी भी लिख सकते हैं ना, शहरी लिंगानुपात, तो वो कितना है हमारा? 914। अब ये लिंगानुपात 914 हमें याद हो गया नगरीय। अब ये सर्वाधिक जो शहरी लिंगानुपात है वो कौन सा जिला है? तो टोंक है। ये आरएस में आया था एक बार क्वेश्चन, मेरे को ध्यान में आ रहा है, टोंक है ना, टोंक है। और न्यूनतम अगर आपको शहरी पूछ रहा है तो कौन सा है? जैसलमेर है, जो अभी हमने देखा। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है साथ के साथ, है ना। दोस्तों मैं ये वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ तो इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, और मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा मतलब मोटिवेट हो मैं कि हाँ यार देखो, मतलब मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मैं भी ग्रोथ कर रही हूँ। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भी शेयर करो जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं। मैंने लेवल 1 के भी टेस्ट डाले हैं चैनल पे, एक्सप्लेनेशन किया है उसका पूरा, तो वो भी आप देख सकते हो, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात था, है ना। तो बाल लिंगानुपात पूछा है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 जो आयु वर्ग है उन लोगों का होता है ये, तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन 888। ऐसे तो हमारा लिंगानुपात कितना है? 928 है, लेकिन अगर बाल लिंगानुपात पूछते हैं तो 888 बताना है। फिर क्या है, इसमें कमी हुई कि वृद्धि हुई है इस बाल लिंगानुपात में? तो 21 अंकों की कमी हुई है दोस्तों। कितने अंकों की? 21 अंकों की कमी हुई है। पहले हमारा लिंगानुपात 2001 में 909 था, और अभी जो 2011 में है वो कितना? 888। तो ये 21 अंकों की कमी हुई है, तो ये एक बहुत मतलब एक मतलब चिंता का विषय है कि भाई लिंगानुपात काफी सब जगह पे बढ़ रहा है ना, सब चीजें बढ़ती है, साक्षरता बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, लिंगानुपात क्यों कम हो रहा है? वो भी बाल लिंगानुपात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई। जिलों को ज्यादा से कम साक्षरता दर में जो हमें चिन्हित करना है, सही क्रम में हमको इनको लगाना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। ये हमारी साक्षरता दर जो है उसका सही क्रम है, ज्यादा से कम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72। सूची 1 और 2 जो है हमें उसका मिलान करना है। इधर योजना दे रखी है और इधर का संबंधित विभाग दे रखा है, तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये उद्यानिकी विभाग का है। नेक्स्ट, कर्म भूमि से मातृभूमि योजना, ये भूजल विभाग का है। नेक्स्ट, अटल प्रगति पथ, तो ये सार्वजनिक निर्माण विभाग। और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना ये स्वायत्त शासन विभाग। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन। नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? तो उसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। एनएफएसए में नवीन परिवारों को जोड़ने की समावेशी श्रेणी में सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित हो, है ना। तो ये एनएफएसए जो है इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है ना, इसमें जो है 2013 का है, तो इसमें जो है हमारे राज्य सरकार ने कहा कि भाई इस बार हम 10 लाख नवीन परिवारों को जोड़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना है, 10 लाख नवीन परिवार। और इसकी शुरुआत जो है कब से हुई? तो 26 जनवरी 2025 से हुई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस दिनांक तक लागू रहेगी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगी। और ये शुरू कब हुई थी अगर आपको पूछा जाए तो ये 8 मार्च 2019 को ये शुरू हुई, ठीक है, 2019 में। और इसका नोडल विभाग ऊर्जा विभाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना लाड़ो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, आपको इसका हर एक लाइन याद होना ही चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इसको बहुत पूछेगी इसको आपसे। तो असत्य कथन पूछा है तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका नोडल विभाग जो है समाज कल्याण विभाग है, ये गलत है। नोडल कौन सा है इसका? निदेशालय महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग है, ठीक है। ऐसे आपका याद नहीं हो रहा है तो महिला और बाल विकास विभाग आप याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी सारे कथन सत्य है। ये जो 1 अगस्त 2024 से लागू हुई, इसकी जो अवधि है वो 252 माह होगी। बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपए की राशि जो है दे है। और इसमें कितना रुपए मिलेगा कुल? तो 1.5 लाख रुपए, ठीक है। कितना? 1.5 लाख रुपए मिलेगा बालिका को। और कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में दिया जाएगा, डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट में डाला जाएगा सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन है 25 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सीकर। यह अभियान जो है भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया था, ठीक है। भूजल यानी जो हमारे अंडरग्राउंड जो वाटर है वो जो लगातार उसका लेवल जो है वो गिर रहा है, तो उसके लिए उसको शुरू किया गया। और ये भूजल विभाग द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो ये 15 जनवरी 2025 को शुरू हुआ, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। और ये 6 चरणों में 6 जिलों में जो है ये संचालित किया जा रहा है। जिले आपको याद रखना है क्योंकि सिर्फ 6 ही है, इसलिए सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर, ठीक है। 3 तो जे वाले ही हैं। कौन कौन से हैं देखो, सिरोही, पाली, फिर जोधपुर, झुंझुनू, जयपुर और फिर भीलवाड़ा, है ना। 3 तो जे वाले हो गए और ये सिरोही, पाली, भीलवाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सम्मिलित नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्वायत्त शासन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सामुदायिक जो शौचालय वगैरह बनाते हो तो उसके लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर आप अपना खुद का पर्सनल अपने घर पे अगर शौचालय बनवाते हो तो उसके लिए आपको कितना 12,000 रुपए मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत 2023-24 में कितने ग्रामों का चयन किया गया है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5135 ग्राम। ये तो देखो आपको याद ही करने पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, चलिए क्वेश्चन नंबर 82, राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम अटल ज्ञान केंद्र में अटल ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, अटल ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। ये जो अटल ज्ञान केंद्र है इनमें आधुनिक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2001 की जनगणना के आधार पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में डैश या इससे अधिक आबादी वाले संपर्कविहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 250। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये 25 दिसंबर सन 2000 में हुई है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम।
अभी हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई। यह एक राष्ट्रीय ग्राम सड़क कनेक्टिविटी योजना है ना, मतलब गांव को जोड़ने की एक योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विजन क्या है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सबके लिए आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पीएम विश्वकर्मा योजना में सम्मिलित ट्रेड नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्लम्बर। इसमें ये योजना जो है ये 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई। ठीक है, कब? 17 सितंबर को। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे आता है, तो तब ये शुरू की गई थी। और इसमें 18 जो है ट्रेड शामिल है। कितने ट्रेड? 18 व्यवसाय ट्रेड शामिल है। कौन कौन से हैं वो? सुथार, बढ़ई है ना, नाव बनाने वाला, शस्त्र बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा, टूल किट बनाने वाला, ताला बनाने वाला, मूर्तिकार, सोनार, कुम्हार, चर्मकार, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू, नारियल बनाने वाले, गुड़िया, खिलौने बनाने वाला, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली जाल बनाने वाला, ये सारे ट्रेड इसमें शामिल हैं। कुल 18 ट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, जल जीवन मिशन के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका शुभारंभ जो है कब किया गया? 15 अगस्त 2019 को किया गया। ठीक है, कब किया गया? 15 अगस्त 2019 को किया गया। चलिए बाकी सारे सत्य हैं, तो आप इनको एक बार देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत मिशन में अमृत का पूरा नाम क्या है? देखो क्या क्वेश्चन है ना, फुल फॉर्म भी आपको याद रहनी चाहिए, आप फुल फॉर्म छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अटल मिशन रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, पंचगौरव कार्यक्रम का नोडल विभाग कौन सा है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, आयोजना विभाग। कब शुरू किया गया? तो ये 17 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में क्या है? राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, ठीक है, एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, ठीक है, एक प्रजाति, फिर एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर विशेष फोकस किया जाएगा, है ना। पंचगौरव यानी 5 चीजों पर फोकस किया जाएगा। कौन कौन सी है? एक उपज हो जाएगी, एक वनस्पति प्रजाति हो जाएगी, एक उत्पाद हो जाएगा, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। ये पांचों चीजों पर प्रत्येक जिले में, है ना, प्रत्येक जिले में इन 5 चीजों पर फोकस किया जाएगा। और ये कब शुरू किया गया? 17 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया। आपके रिट में देखो दोस्तों, काफी योजनाएं पूछी जाएगी, उसका एक अच्छा वेटेज है। और अभी काफी टाइम भी पड़ा है, तो आप पहले तो जो फ्लैगशिप योजना है उन पे फोकस करो और फिर जन कल्याणकारी योजनाओं पे फोकस करो। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इनकी एक पीडीएफ भी डाल दूंगी, फ्लैगशिप की और जन कल्याणकारी की, तो आप उसको अच्छे से देख लो, रट लो इनको। बस बस ये होना चाहिए कि भाई ये एक एक लाइन याद हो जाए इनकी हमको, है ना, तभी देखो रिट में सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 90, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस योजना के तहत ऐसे परिवार जो स्वयं गरीबी मुक्त हो गए हैं उनको आत्मनिर्भर परिवार कार्ड तथा 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बी, इसमें विभाग द्वारा नियमित त्रैमासिक रैंकिंग के अनुसार पहली, दूसरी, तीसरी रैंक प्राप्त करने वाले जिलों को क्रमशः 50 लाख, 35 लाख, 25 लाख रुपए वार्षिक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें से हमें सही कौन सा है, सही नहीं है, वो बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल बी सही है, पहला वाला जो है वो गलत है। इसमें 51,000 नहीं है, इसमें कितना है? 21,000 रुपए की राशि दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91, सील, वालरस, कस्तूरी बैल आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। ये अपने एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन अब चालू हो गए हैं, तो देखना आप अच्छे से करिए कि आपका सब्जेक्ट कितना मजबूत है।
तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टुंड्रा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित स्थानबद्ध प्रजातियों संबंधित क्षेत्र से असुमेलित युग्म, असुमेलित बताना है हमको इसमें। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मेटासिक्विया अमेजन बेसिन, ये गलत हो जाएगा। ये मेटासिक्विया जो है ये पादप है और ये केवल जो है चीन की एक घाटी में मिलता है ना। ये क्या है, पादप है एक। कहाँ मिलता है ये, अमेजन बेसिन नहीं, ये चीन, आप तो चीन याद रख लो, चीन की घाटी में मिलता है। चलिए नेक्स्ट, बाकी सब सुमेलित हैं, जैसे डोडो पक्षी जो है मॉरिशस सही है, लेमूर मेडागास्कर द्वीप में मिलता है सही है, नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट भारत में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित दिवसों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित क्रम पहचान कीजिए। दिवस हमें ज्ञात करने हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, BADC, है ना। पहले आएगा B, फिर आएगा A, फिर आएगा D और फिर आएगा C। चलिए अब हम इनकी डेट्स भी देख लेते हैं। पहला आता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, है ना, वेटलैंड डे, तो ये 2 फरवरी को आता है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वाइल्ड लाइफ डे, तो ये 3 मार्च को आता है। कब आता है, 3 मार्च को। फिर वानिकी दिवस जो है ये कब आता है, तो ये अपने 21 मार्च को आता है। और इसके बाद जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को आता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी 22 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण से संबंधित में सम्मिलित नहीं है। स्वस्थानीय संरक्षण मतलब कि क्या, कि जैसे अगर ये शेर यहाँ रह रहा है, ये लॉयन यहाँ रह रहा है ना, तो उसको वहीं पे ही संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। और एक आता है स्वस्थानीय और एक आता है बहिर्स्थानीय, है ना, बाह्य स्थानीय। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये शेर यहाँ रह रहा है, तो उसके लिए कहीं और दूर जो है मतलब एक संरक्षण स्थल बनाया जाए और शेर को यहाँ ला के रखा जाए, समझ रहे हो आप। तो इन दोनों का मतलब ये होता है। तो स्वस्थानीय में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वनस्पति उद्यान। इसमें क्या होता है वनस्पति उद्यान में, कि एक हम कोई गार्डन बनाएंगे खुद से और फिर वहां वनस्पतियों को लाके, है ना, हम उनको लाके लगाएंगे, तो ये वनस्पति उद्यान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, सूची 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अभी हम देखते हैं। पहला है लुप्त, तो ये लुप्त कौन सा है, एशियाई चीता और गोल्डन टॉर्ड। फिर इसके बाद आता है संकटग्रस्त, तो ये आ जाएगा अपना गेंडा और काला हिरण। फिर इसके बाद नेक्स्ट सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल, तो इसका सही जो हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन, एशियाई हाथी व लाल पांडा। फिर आता है दुर्लभ, तो ये हिमालयन भूरा भालू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, वर्तमान में विश्व में कुल हॉटस्पॉट स्थल है ना, हॉटस्पॉट अभी कितने हैं वर्तमान में, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 36 है। हॉटस्पॉट वो हमारा नेट वाला हॉटस्पॉट नहीं है, ये हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला हॉटस्पॉट है। इसका मतलब क्या होता है कि वह क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है जैव विविधता होती है ना, बहुत ज्यादा जैव विविधता होती है, तो उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहा जाता है। जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं और उनकी जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहा जाता है। और ये विश्व में कितने हैं, 36 है। उसमें से भारत में जो है, भारत जो है 4 है। कितने हैं, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के महाविविधता केंद्र में सम्मिलित नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रीनलैंड। अब ये महाविविधता केंद्र अलग अलग चीज आ गई है। ये क्या होता है कि वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जहां संसार की सबसे ज्यादा प्रजातीय विविधता पाई जाती है, उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। पहली क्या है कि वह देश जो है उष्णकटिबंध में होना चाहिए आप लोगों का, है ना। ये मान लो अर्थ है, ठीक है, तो ये उष्णकटिबंध आ जाता है। फिर शीतोष्ण आता है, फिर शीत आता है ना, तो ये उष्णकटिबंध के बीच में वह देश होना चाहिए। और जहाँ सब संसार की सबसे ज्यादा प्रजातीय विविधता पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, महाविविधता केंद्र कहा जाता है।
तो इसमें से सीधा सीधा ग्रीनलैंड आ गया, क्योंकि भाई ग्रीनलैंड तो भाई पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और है ना, और ग्रीनलैंड में तो कैसे ही उष्णकटिबंध में आएगा, ये तो ऊपर आता है। तो विश्व में 17 जो है महाविविधता स्थल है। कितने हैं टोटल? 17 है ना, यानी कि 17 देश हैं, जिसमें एक भारत भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98। बुन लोट्स सेंचुरी थाईलैंड प्रसिद्ध है। ये सेंचुरी है थाईलैंड में, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हाथी संरक्षण क्षेत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्क अवस्थिति में से असुमेलित युग्म है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गालापागोस नेशनल पार्क चिली। ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ? इक्वाडोर। कहाँ पे है ये? इक्वाडोर। और ये इक्वाडोर कहाँ है? ये अपना दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप, उसमें है ये इक्वाडोर। बाकी सारे जो है सही सुमेलित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, सलोंगा नेशनल पार्क कांगो में है, और ये तरंगिरी जो नेशनल पार्क है ये तंजानिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। एक सींग वाला गैंडा संरक्षण स्थल के रूप में प्रसिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, काजीरंगा। ये नेशनल पार्क है, और ये कहाँ है? ये असम में है। कहाँ है ये? काजीरंगा असम में है। भीतरकनिका कहाँ है? तो उड़ीसा में। मानस भी उड़ीसा में, और सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। भारत के कितने जैव मंडल आगार यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर में शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद रखना है इसको। इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कितने हैं? 12। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ इसके बारे में। क्या है कि भारत में जो है टोटल 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं? 18। फिर यूनेस्को जो है, यूनेस्को इसने अपना एक प्रोजेक्ट चलाया, प्रोजेक्ट या कुछ भी बोल सकते हो, प्रोग्राम कुछ भी बोल सकते हो, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैन एंड बायोस्फीयर चलाया। इसके अंदर जो है भारत के इन 18 में से 12 जो है बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। भारत में कुल अगर पूछते हैं तो हमें 18 बताना है, लेकिन अगर यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोजेक्ट में पूछते हैं तो हमको 12 बताना है। इन 18 में से ही वो 12 शामिल किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का हमें चयन करना है। इधर सेंचुरी दे रखी है और उसकी अवस्थिति दे रखी है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम मिलान कर लेते हैं। सैंडर रो फार्म ये कहाँ है? तो ये कनाडा में है। नेक्स्ट सैनविल्ड वाइल्ड लाइफ, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट टिगी विंकल्स वाइल्ड लाइफ, तो ये यूके में है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, फिर लोन पाइन कोआला, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। मैं वीडियो को एक बार पॉज कर देती हूँ, आप इसको आराम से देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, छोड़ना नहीं है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं अब हम। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। मैं आपको कैसा समझा रही हूँ आप ये भी कमेंट में मुझे बताना कि अच्छा समझा रही हूँ, या मुझे फटाफट से क्वेश्चन आंसर बताने हैं, मुझे समझाना नहीं है, तो ये भी आप कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए 103 डैश एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य पक्षी और प्राणियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, साइट्स। पहला तो हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं साइट्स का। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित सर्वप्रथम रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये 1971 में किया गया, और ये रामसर ईरान में आयोजित हुआ, और ये 2 फरवरी 1971 को मतलब आयोजित हुआ था, इसलिए हम 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल है।
तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये सन 2000 का है और ये कार्टाजेना कोलंबिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगार का सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कोर क्षेत्र। सबसे पहले क्या आता है, ये कोर आएगा, है ना, ये सबसे ज्यादा संरक्षित होता है। फिर आता है ये बफर क्षेत्र और फिर आता है ये संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। ये जो अंदर का जो कोर क्षेत्र होता है ये सर्वाधिक संरक्षित होता है। इसमें कोई भी प्रकार का मानव नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं होती कि भाई आप सोचो लकड़ी काट दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, कुछ भी नहीं, सब प्रतिबंधित होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अनुसंधान क्रियाएं की जा सकती है, ठीक है, अनुसंधान रिसर्च हो सकता है, और वो भी वही जो हमारे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना करे, ये सब यहाँ पे होता है। फिर आता है ये बफर क्षेत्र, इसमें अनुसंधान कार्य हो सकते हैं, पर्यावरण शिक्षा हो सकती है ना, पर्यटन वगैरह, प्रशिक्षण, ये सब हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आता है संक्रमण, जो संक्रमण जोन होता है। इसमें क्या होता है कि भाई मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जैव विविधता से संबंधित प्रथम सम्मेलन जेनेवा में आयोजित किया गया, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, मॉस लाइकेन वनस्पति मुख्यतः कौन से वनों में पाई जाती है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टुंड्रा वनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित घास स्थल अवस्थिति में से असुमेलित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वेल्ड, दक्षिण अमेरिका, ये गलत है। वेल्ड कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। बाकी सब सही सुमेलित हैं, तो आप याद कर लीजिए उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, शीतोष्ण कोणधारी वनों के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये वन 60 डिग्री अक्षांश के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कोणधारी वन जो होते हैं इनको शंकुधारी वन भी बोलते हैं, बोरियल वन भी बोलते हैं, टैगा वन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं ना, 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है हमको, केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसमें अगर आपको वृक्ष पूछ लेते हैं तो देवदार, चीड़, स्प्रूस, सिल्वर फर, जूनिपर, ये सारे वृक्ष हैं और ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये औद्योगिक उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, अल्फा अल्फा, ठीक है। ये अल्फा अल्फा जो घास के मैदान है ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, ठीक है। कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, सूची 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है। इधर वन दे रखे हैं और ये प्रमुख वृक्ष दे रखे हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, रोजवुड और महोगनी। फिर टैगा वन, तो देवदार और चीड़ अभी हमने देखा था। शीतोष्ण चौड़ी पत्ती के वन, तो ये ओक और मेपुल आ जाएगा। और उष्णकटिबंधीय मानसून या पतझड़ी जो वन है ये साल और सागवान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113, निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय वनस्पति से संबंधित क्षेत्र है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये सारे ये क्षेत्र जो है भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है उनसे संबंधित है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी हम इसकी विशेषता देख लेते हैं इस वनस्पति के बारे में। ये 30 से 40 जो अक्षांश है, 30 से 40 डिग्री अक्षांश इनके बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ठीक है। कोई सा भी महाद्वीप है मान लो, ठीक है, मान लो ये दक्षिण, ये तो मेरी बहुत गंदी ड्राइंग हो गई, रुको, ये मान लो, रुको, अफ्रीका ही बना लेते चलो, है ना, ये अफ्रीका बना लिया मान लो, तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इधर, ठीक है, पश्चिमी भाग में पाया जाएगा। या फिर जैसे मान लो हम देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका देख लेते हैं, है ना, तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाएगा। जैसे कि ये देखो दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का ये दक्षिण पश्चिम वाला जो भाग है यहाँ पाई जाती है। फिर मध्य चिली अभी मैंने आपको बताया ये दक्षिण अमेरिका है,
ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का जो ये चिली का भाग है, मध्य चिली, वहां पाई जाएगी, है ना। तो ये पश्चिमी भागों में ही पाई जाती है। यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, तो 35 सेमी से 75 सेमी वार्षिक वर्षा चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से मरुस्थलीय कांटेदार वन क्षेत्र से संबंधित स्थल नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है गोबी मरुस्थल, मंगोलिया, ये करेक्ट हो जाएगा। गोबी मरुस्थल क्या है, ये शीत मरुस्थल है, ना कि ये मरुस्थलीय वन है। ठीक है, कौन सा है, शीत मरुस्थल है ना। बाकी सारे कौन से हैं, कांटेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इन वनों का सर्वाधिक विस्तार ब्राजील के अमेजन बेसिन में है। बी, ये वन औसतन 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सी, इन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा, कार्बन सिंक के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और सी सत्य है। ठीक है, ए और सी सत्य है, बी वाला गलत है, क्योंकि यहाँ औसत जो वार्षिक वर्षा आएगी ना, बहुत ज्यादा होती है ना। यहाँ तो वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो ये 200 सेमी से अधिक होगी यहाँ पे। ठीक है, कितनी, 200 सेमी से अधिक, 100 सेमी नहीं। एक ये चीज आपको याद रखनी है कि जो ये अमेजन जो वर्षा वन है, इनको पृथ्वी का फेफड़ा, कार्बन सिंक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित विषुवत-रेखीय सदाबहार वन क्षेत्र और प्रमुख जनजाति में से सही सुमेलित युग्म है। सही बताना है, तो ये फोर्थ ऑप्शन सभी जो है सत्य है। कांगो बेसिन, तो ये पिग्मी, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, या सेमांग सखाई जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार में जारवा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं हम। भूमध्य सागरीय वनस्पति को भूमध्य सागरीय तट पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, माकवी या गैरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, महाद्वीपों की पूर्वी भागों तथा हिमालय के निचले भागों में 30 डिग्री से 45 अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले वन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन शीतोष्ण चौड़ी पत्ती के वन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, हिमालय यव है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एक औषधीय कैंसर रोधी पौधा है ये, है ना, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है, और इससे कैंसर की दवा का निर्माण किया जाता है, और इसलिए मतलब बहुत ज्यादा इसका यूज कर लिया है लोगों ने, तो ये संकट की स्थिति में आ गया है ये वन। ठीक है, ये जो वृक्ष है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, टुंड्रा वनों का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र किस देशों में पाया जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, सेजब्रस, बफेलो तथा ब्लेजिंग स्टार घास मुख्यतः पाई जाती है। ये सारी घास है ना, सेजब्रस, बफेलो, ब्लेजिंग स्टार, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये सेकंड ऑप्शन शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में पाई जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, पार्कलैंड घास स्थल मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, सेलवास है। सेलवास क्या है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन जो है, इनको सेलवास कहा जाता है, और ये अमेजन बेसिन में, ठीक है, जो हमारा अमेजन बेसिन है वहां पे जो ये वन है, इनको सेलवास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित बायोम का प्रकार, पेड़ का प्रकार में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। असुमेलित बताना है हमें, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टैगा वन बायोम, डाइवुड गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से किसे बंद सवाना भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वुडलैंड वन प्रदेश सवाना, इसको बंद सवाना के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, ये देखो राजस्थान हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस वर्ष अजमेर का शासक बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 1177 ईस्वी में बना ये, है ना। और इनके पिता का क्या नाम था, तो सोमेश्वर चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय के पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर चौहान। ठीक है, और पृथ्वीराज जो है, जब वो 11 वर्ष की अल्प आयु में थे, तभी वो क्या है, राजा बन गए, है ना।
1177 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम किसके विरुद्ध अभियान चलाया? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, पृथ्वीराज तृतीय द्वारा किए गए भंडानकों के दमन का उल्लेख किस इतिहासकार ने किया? तो इसका सेकंड ऑप्शन, जिनपति सूरी ने जो है इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, पृथ्वीराज चौहान व भंडानकों के मध्य किस वर्ष युद्ध हुआ? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1182 में इनका दमन किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी ने की थी। ये गलत है। ये किसने की थी? ये जयानक ने की थी, है ना। इनके दरबारी विद्वान थे जयानक, तो उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। बाकी सभी सही है कि इनकी कर्पूरी देवी जो इनकी माता है वही इनकी संरक्षिका थी, ठीक है। और इन्होंने जो है कन्नौज के घेड़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था, और जयचंद की पुत्री संयोगिता से जो है पृथ्वीराज का विवाह हुआ था, ये भी सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131, दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक ने धारण की थी? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, प्रसिद्ध सेनापति आल्हा व उदल किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? तो इसका सेकंड ऑप्शन, तुमुल का युद्ध जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको तुमुल भी बोल सकते हो आप, तुमुल युद्ध भी बोल सकते हो, महोबा युद्ध भी बोल सकते हो, ठीक है। तुमुल या महोबा युद्ध दोनों कह सकते हो। और इसमें पृथ्वीराज और महोबा के शासक थे परमर्दी देव चंदेल, उनके बीच युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज विजय हो गया और वो हार गए सामने वाले, और इसमें आल्हा और उदल जो है वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। ये जो है परमर्दी देव के सेनापति थे दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 133, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के काल में राजस्थान आए? तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के टाइम आए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथनों की चयन करें। पहला, महोबा विजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया। बी, पृथ्वीराज चौहान और चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के मध्यस्थता जगदेव प्रतिहार ने की थी। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही क्या है, सत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 135, निम्न में से असत्य कथन है और अब हमें असत्य बताना है। ए, पृथ्वीराज प्रबंध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 23 बार युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। बी, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का मंत्री प्रताप सिंह शत्रु दल से मिल गया। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों ही क्या है, असत्य है ना। तो पृथ्वीराज प्रबंध जो है उसमें 23 बार नहीं, उसमें 8 बार लिखा है कि 8 बार जो है इनके बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो पृथ्वीराज का मंत्री था कौन, सोमेश्वर, कौन था, सोमेश्वर जो है वो शत्रु दल से जाके मिल गया, ना कि प्रताप सिंह, है ना। प्रताप सिंह तो उनका विश्वस्त मतलब अधिकारी था, ठीक है। तो प्रताप सिंह से हम ऐसे याद रख सकते हैं, भाई प्रताप, महाराणा प्रताप भी तो कितने मतलब राजस्थान के सबसे खतरनाक मतलब राजा थे, है ना। वो वीर थे, साहसी थे, ठीक है, कभी झुके नहीं। तो फिर ये प्रताप सिंह कैसे झुक जाएगा, है ना। तो ये गलत है, ठीक है। कौन, सोमेश्वर जाके मिल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, पृथ्वीराज चौहान के संबंध में सही कथनों का चयन करें। ए, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेना नायक स्कंद और उदय राज वीर गति को प्राप्त हुए। बी, मिन्हास उस सिराज के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज को अपना प्रतिनिधि बनाकर अजमेर का शासक बनाया। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ना तो ए और ना ही बी, यानी कि दोनों ही कथन क्या है, गलत है। चलिए अब हम भाई इनकी व्याख्या भी तो देखनी पड़ेगी। तो क्या है कि इनके जो सेना नायक है स्कंद और उदयराज, इनको जो है पृथ्वीराज जो है जो द्वितीय जो ये युद्ध हुआ ना, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें लेके ही नहीं गया था, है ना। तो लेके ही नहीं गया तो फिर वो वीर गति को कैसे प्राप्त होंगे। तो इन दोनों को लेके नहीं गया, इसलिए भी कारण माना जाता है कि पृथ्वीराज जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए। और ये जो मिन्हास उस सिराज के अनुसार
इसमें बताते हैं मतलब कि इन्होंने जो है गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या है, गलत हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष का कारण था। ए, भारत की विकेंद्रित राजनीतिक स्थिति। बी, पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति। सी, गौरी साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से पृथ्वीराज पर आक्रमण। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही क्या है, इनके संघर्ष के कारण थे, है ना। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि भाई मैं ये आंसर जो है अपने मन से बता रही हूँ, तो मैं ये अपने मन से नहीं बता रही हूँ, कलाम की जो ऑफिशियल आंसर की आती है मैं उसी के आंसर्स आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहे और आराम से इन क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस करिए आप लोग। ठीक है, और अपनी तैयारी जो है मजबूत कीजिए। जो लोग भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं किसी न किसी कारण से, या जिन लोगों ने ज्वाइन भी कर ली है पर वो टेस्ट नहीं दे पाए या फिर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग इसको जरूर देख सकते हैं। ठीक है, उनको बहुत मदद मिलेगी इससे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138, पृथ्वीराज चौहान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ए, पृथ्वीराज ने बनास नदी के तट पर बीसलपुर बांध के निकट महादेव मंदिर का निर्माण कराया। बी, पृथ्वीराज के समय शास्त्रार्थ व वाद विवाद पद्मनाभ नामक मंत्री के विभाग द्वारा आयोजित होते थे। सी, पृथ्वीराज के दरबार में विश्वरूप और जनार्दन नामक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया गया। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों ही कथन क्या है, सत्य है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का चयन कीजिए। भारत में यातायात के साधनों का विकास, पाश्चात्य शिक्षा व साहित्य का विकास, 18वीं सदी में समाचार पत्रों का विकास। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों ही क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 140, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पाबना विद्रोह, ये मदारी पासी, गलत हो जाएगा। पाबना विद्रोह जो नेतृत्व है वो किसने किया था, ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और खोदी मल्ला। कौन कौन है, ईशान चंद्र राय, फिर शंभूपाल और फिर आता है खोदी मल्ला। ठीक है, तो इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, जमींदारा संघ से संबंधित नहीं है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के आधार पर काल क्रमानुसार कीजिए, है ना। तो कब कब स्थापना हुई उसके अनुसार हमें काल क्रमानुसार करना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ABCD सारे सीक्वेंस में ही दे रखे हैं हमें पहले से ही। चलिए हम देख लेते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में हुई, 1843 ईस्वी में। फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी 1851 में स्थापना हुई। फिर इंडिया लीग, इसकी 1852 में, सॉरी इंडिया लीग जो है इसकी 1875 में हुई है, सॉरी एक मिनट, इंडिया लीग इसकी 1875 में हुई है और बॉम्बे एसोसिएशन इसकी 1852 में हुई है। ठीक है, तो मैंने सारे लिख दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिए सबके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 143, इंडिया लीग की स्थापना किसने की, है ना। अभी हमने इंडिया लीग देखा था, कब इसकी स्थापना हुई, 1875 में। और इसकी स्थापना किसने की, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ठीक है, तो किसने की है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गजुलू लक्ष्मी नारायण रासू चेट्टी। बहुत खतरनाक नाम है ये, तो आप तो ये याद रख दो कि लक्ष्मी नरासू चेट्टी इसमें इन्होंने जो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 145, 1883 में कलकत्ता में हुए प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, आनंद मोहन बोस जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 146, डलहौजी के प्रशासन की कौन सी गतिविधि ने 1857 की क्रांति को भड़काने का योगदान दिया।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, देशी राज्यों का ब्रिटिश राज्य में विलय जो किया इन्होंने, इससे जो हमारे यहाँ के जो लोग जो है भड़क उठे, है ना। इन्होंने सतारा, संबलपुर, नागपुर, झांसी, पंजाब आदि जो इनका जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया, है ना। इससे जो है लोग बहुत नाराज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो इसका सेकंड ऑप्शन, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो है, इस कारण जो है लोग नाराज हो गए और उन्होंने क्रांति कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, खान बहादुर खां, इन्होंने जो है रुहेलखंड में नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोही ब्रिटिश राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट, कारण, उदयमान वर्ग मध्य वर्ग ने ब्रिटिश राज्य का पक्ष लिया था। उपयुक्त कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कूटों से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आजमगढ़ घोषणा कब जारी हुई। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 25 अगस्त 1857 को जो है आजमगढ़ घोषणा जारी हुई। क्रांतिकारी जो थे उन्होंने ये घोषणा जारी की मुगल बादशाह बहादुर शाह के नाम से, इसलिए इसको बादशाही घोषणा भी कहते हैं और आजमगढ़ घोषणा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के मैंने आपको सारे 150 क्वेश्चन जो है वो मैंने करवा दिए हैं। आप इसको अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए साथ के साथ, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेके आती हूँ वीडियो, माइनर टेस्ट जो भी है। लेवल 1 वालों के लिए भी मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं पीडीएफ डालती हूँ। पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।